और राज्यसभा से निलंबित सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने राज्यसभा में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए आज सुबह 10 बजे विपक्ष के 4 दलों के सांसदों को बैठक के लिए बुलाया है। हालांकि विपक्ष सभी दलों की बैठक की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बैठक में विपक्ष के जाने की संभावना नहीं दिख रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित करने के बजाय केवल 4 दलों के नेताओं को आमंत्रित करने को अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार बताया। राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसद निलंबित हैं। संसद में शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले हफ्ते विपक्षी दलों के नेताओं ने मार्च निकाला था। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हुई बर्फबारी ने वहां के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। 2 दिन पहले बर्फ गिरने से वहां का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे वहां ठंड बढ़ गई। साथ ही बर्फबारी के बाद वहां कुछ इस तरह के हालात बन गए कि जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। रुई की तरह आसमान से बर्फ गिरती रही, जिसने सड़कों पर निकले लोगों की रफ्तार को धीमा कर दिया। चलते चलते गाड़ियों की छतों पर बर्फ की चादर जम गई। लगातार बर्फबारी होने से सड़कों पर भी बर्फ जम गई, जिसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग बर्फ से बचने के लिए बस स्टैंड पर खड़े दिखे, जबकि कुछ ने बीच रास्ते में रुकने से बेहतर छाते से सिर को ढक कर चलते रहना समझा। मौसम का ये मिजाज उत्तर कोरिया की राजधानी प्यांगयांग में देखने को मिला। वहां भी बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जिसे हटाने के काम में लोग जगह जगह जुटते हुए नजर आए। न केवल सड़कें बल्कि वहां लोगों के घर, सरकारी इमारतों और पेड़ों के पत्ते भी बर्फ से ढक गए। बीजेपी ने यूपी में जन विकास यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी ने यूपी चुनाव से पहले जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा यूपी के 6 जिलों से निकाली गई। अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर से की, जबकि मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे हरी झंडी दिखाई। जनता का विश्वास प्राप्त करेगी इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया। बताया गया कि सैफुल्लाह नाम का यह आतंकी पाकिस्तान के कराची का रहने वाला था। प्रियंका गांधी अपने चुनावी दौरे में रायबरेली पहुंची, जहां उन्होंने शक्ति संवाद कार्यक्रम के जरिए महिलाओं से बातचीत की। वो ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिसको उठाने से लोग असली मुद्दे ना उठाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी रोजगार के मुद्दे से जुड़े पोस्टर दिखाते हुए भी नजर आए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपने और अपने सहयोगियों के फोन टैप करवाने का आरोप लगा दिया। फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के, और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नेताओं के फोन सुनती है। अखिलेश यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया और जमकर निशाना साधा। तो ये अखिलेश जी की किस्सियात है, बाकी दरबार साहिब में एक दिन पहले हुई बेअदबी की कोशिश पर पंजाब में सियासत गर्मा गई। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव से पहले हुई इस घटना के पीछे किसी साजिश का अंदेशा जताया। साथ ही उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से साजिश का पर्दाफाश करने की मांग की, लेकिन वो राज्य सरकार को घेरने से भी नहीं चूके। 5 साल पिछले कांग्रेस सरकार ने सियासत की है, दोषियों तरफ ध्यान नहीं देता। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और राज्य के लोगों से सतर्क रहने की अपील की। घटिया हरकतां तो भावुक होकर लोगों को उत्तेजित करना चाहते, उसको बचना चाहिए अपन। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राहुल गांधी पर तीखे सवाल उन्होंने किए। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पूछा कि बताओ अच्छा हिंदू कौन है। हाल ही में राहुल गांधी ने कांग्रेस की रैली में भारत को हिंदुओं का देश बताने और हिंदू बनाम हिंदुत्व की नई परिभाषा दी थी। और इसी के बाद कल बिजनौर की रैली में ओवैसी ने राहुल पर निशाना साधा। माशाल्लाह आप 50 साल के ऊपर हो गए मगर आज भी बैचलर है, मुबारक आपको। मगर ये तो बताओ कि अच्छा हिंदू कौन है? अच्छा हिंदू कौन है? आपके वालिद राजीव गांधी वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद के ताले खोले के अच्छे हिंदू थे नहीं थे? बताओ। तुम्हारी कांग्रेस इख्तियार की थी, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, बताओ अच्छे हिंदू थे? कौन से थे? मदियाना हसीन पूरा हुआ तुम्हारा वजीर, और यहाँ पर
वाले, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये कि मोदी से बड़ा ना हिंदू बन जाओ। ओवैसी के हमले के बाद राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अनन्य होता है। हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि हिंदू वो नहीं जो चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन ले। कि हिंदू कभी अपनी जननी के टुकड़े होने की बात नहीं कहेगा। हिंदू कभी जब दुश्मन दरवाजे पर हो तो अपनी सेना से प्रश्न नहीं करेगा, प्रमाण नहीं मांगेगा। हिंदू वो नहीं जो मात्र चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन ले। हिंदू वो है जो गरीब के घर में उज्ज्वला का आशीर्वाद दे, वो है जो सड़क का निर्माण करवाए तो उस पर हर धर्म, हर पंथ, हर जाति के लोग एक संग मिलकर चले, वो है। कोलकाता नगर निगम के चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुई, जिनमें 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हिंसा की सबसे पहली खबर बाग बाजार इलाके से सामने आई, जहां निर्दलीय उम्मीदवार पर खुद एजेंट बनकर बैठने का आरोप लगाते हुए टीएमसी के उम्मीदवार ने विरोध किया तो विवाद खड़ा हो गया। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद बीच बचाव करने गई पुलिस से ही लोग उलझ गए। देखते ही देखते वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, लिहाजा पुलिस को इन लोगों पर सख्ती बरतनी पड़ी, जिससे वो लोग और उग्र हो गए और पुलिस वालों से मारपीट करने लगे। ये देख वहां मौजूद दूसरे पुलिस वाले आगे आए और उन्होंने मारपीट की कोशिश कर रहे इन लोगों को धक्का देकर पीछे किया। पुलिस की इस कार्रवाई से हंगामा कर रहे लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर कोलकाता से सामने आई। वहां बीजेपी उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित ने टीएमसी पर बूथ पर कब्जा करने का आरोप लगाया और प्रदर्शन करने के लिए अपने समर्थकों के साथ वो सड़क पर उतर आई, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर इन लोगों को प्रदर्शन करने से रोक दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग नगर निगम चुनाव में धांधली कर रहे हैं, जिसके विरोध में बीजेपी ने कुछ जगहों पर प्रदर्शन किया, जिसकी एक तस्वीर हुगली से सामने आई, जहां हाथों में पार्टी का झंडा लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर तो प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हिंसा की इन छुटपुट घटनाओं के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी वोट डालने पहुंचे और उन्होंने साफ किया कि वोटिंग के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बताया गया कि वोटिंग के दौरान कुछ जगहों पर बमबाजी भी हुई। पुलिस ने हिंसा की इन घटनाओं के आरोप में 72 लोगों को गिरफ्तार किया। और बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुए नगर निगम चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया। बीजेपी दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस चुनाव में मतदान नहीं हुआ बल्कि वोट लूटे गए हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं ने कोर्ट में सबूत जमा करने की भी बात कही। वहीं बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मसले पर राज्यपाल से भी मुलाकात कर चुनाव रद्द करने की अपील की। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की। कोलकाता नगर निगम के लिए कुल 144 वार्डों में चुनाव हुए हैं। कुल 950 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 378 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी नॉर्थ कोरिया का किम ममता बनर्जी। क्या आप लोग रिपोलिंग का डिमांड कर रहे हैं? पूरा के पूरा चुनाव कैंसिल करना चाहिए, फुल चुनाव। अभी आप लोग गवर्नर जी के साथ, हम लोग का पास 1000 डॉक्यूमेंट है। जो धांधली किया, जो फेक वोटिंग किया, वोट नहीं हुआ, लूट हुआ। कलकत्ता पुलिस का लीडरशिप में तोलामुल पार्टी वोट लूट किया। पूरा के पूरा केएमसी चुनाव रद्द करके पुनर्चुनाव का मांग है भाजपा। गवर्नर को बोला, स्टेट इलेक्शन इलेक्शन कमीशन स्पाइनलेस कमिश्नर है। सब सड़क पर भी लड़ाई होगा, लीगल बैटल भी होगा।
अपनी जीत के दावे कर रही और बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस बार चुनाव उत्सव के मिजाज से हो रहा है। हमारे वेदर भी ऐसी है, ठंडा भी है और धूप भी है। सवेरे थोड़ा हवा चल रही थी इसलिए परसेंटेज कम हुआ। अभी आदमी इंसान निकल रहे हैं और वोट दे रहे हैं। हमें ये उपलब्धि है जो ये वोट नहीं, एक उत्सव मना रहे हैं। हमारे आम जो वोटर है वो एक उत्सव मना रहे हैं। आनंद के साथ आदमी वोट दे रहे हैं। बीजेपी धरना में कहाँ बैठेगा भाई, बीजेपी का आदमी नहीं है धरना में बैठने वाला। 2-4 ठो जो है इलेक्शन कमीशन के सामने हमने बैठेंगे। शुभेंदु अधिकारी जी, जिसको लेना बीजेपी का सबसे बड़ा भूल था। और कोलकाता नगर निगम चुनाव पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये निराशाजनक है कि ममता बनर्जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ मारपीट करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही हैं। जब शुभेंदु अधिकारी राज्य चुनाव आयोग का दौरा कर रहे थे, कोलकाता चुनाव आयोग में बड़े स्तर पर धांधली की खबरें और अब प्रशासन का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। यूपी चुनाव की सरगर्मी के बीच नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को प्रदेश का माहौल ना बिगाड़ने की नसीहत दी। वे जो कुछ भी बोल दे रहे हैं और दंगा करवाने की फिराक में कभी CAA के समर्थन में बोलते हैं, कभी पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस हमले का जवाब देने में ओवैसी ने भी देर नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश का माहौल 22 लोगों को CAA के एहतजाज में गोली मार दी गई, माहौल उस वक्त खराब किया गया। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने गणेश मंदिर में पूजा की। इसके अलावा उन्होंने NDRF के बड़ा खाना समारोह में भी शिरकत की। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इन लोगों ने पुलिस वकील और SDM बनकर अवैध तरीके से जमीन को खाली करवा लिया। पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, उनको हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी के आगरा में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 27 लोगों को धर दबोचा। आरोप है कि ये लोग सट्टे और नशे के कारोबार में शामिल हैं। ये अभियान एक छेड़ा गया है तो इसमें कोई बचेगा भी नहीं और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के पास महाराष्ट्र के थाने में पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक मकान में 75 किलो गांजा छिपा कर रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए विश्व कायस्थ महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज फ्री कर दिया है। बड़ी से बड़ी बीमारी हो 70 लाख रुपए भी अगर लगेंगे ऑपरेशन के, तो दिल्ली का कोई भी नागरिक हो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली समेत दूसरे पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश की पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली शहर में शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद से हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई दिखी। क्रिसमस से पहले ही मनाली में पर्यटकों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। बर्फबारी शुरू होते ही सैलानी होटल से निकलकर मॉल रोड तक पहुंच रहे हैं और आसमान से गिर रहे फाहों के बीच खूब मस्ती कर रहे हैं। बर्फबारी ने सैलानियों की मन की मुराद पूरी कर दी। वहीं बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ जम गई है, इसलिए मनाली प्रशासन ने लोगों से संभलकर गाड़ी चलाने की अपील की है। बर्फ जब गिर जाती है तो रास्ते बंद भी हो रहे हैं और डे टाइम में अगर रास्ता थ्रू है तो रात के वक्त जो है आइसिंग भी हो रही है। तो हम जो भी हमें जो बेस्ट पॉसिबल लगता है हम उस हिसाब से निर्णय ले रही हैं। स्पॉट पर ही जाकर हम डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बट इसमें लोकल लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो जो है जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स होते हैं उनको अडॉप्ट करें। और उत्तराखंड में ठंड हाड़ कपाने लगी है। उत्तराखंड के चमोली में ठंड का प्रकोप जारी है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां पहाड़ों पर लगातार बर्फ जम रही है। कड़ाके की ठंड की वजह से पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। उत्तरकाशी में बराड़ी से गंगोत्री तक कई स्थानों पर झरने और नाले जम गए हैं। देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क गया है। यहां से लोग भी ठंड से परेशान हैं। और लद्दाख में कड़ाके की ठंड हो रही है। ये क्षेत्र भारत के सबसे ठंडे इलाके में से एक है। यहाँ इन दिनों औसत तापमान -17 डिग्री
सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठंड से सार्वजनिक पोस्ट के पानी के पाइप को गर्म करना पड़ता है, जबकि कई जगह पर टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। नदी के किनारे जमने लगे हैं। आइस स्केटिंग खेल के शौकीन नजर आने लगे हैं, जो लद्दाख का प्रमुख खेल बन गया है, जो करीब करीब पूरे लद्दाख में खेला जाता है। हालांकि किसान सर्दी की पहली बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और 3 तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं लद्दाख लेह की, एक शानदार तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर, जहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी जरूर बढ़ी, लेकिन जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं बर्फबारी का वो किस तरीके से आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। आइस स्केटिंग कर रहे हैं। आइस स्केटिंग एक तरीके से लद्दाख का प्रमुख खेल बन गया है, क्योंकि लगातार पूरे लद्दाख क्षेत्र में बर्फ की मोटी परतें जमी हुई हैं। बर्फ गिरेगा तो यहाँ -28 से 32 तक चला जाता है। उस सूरत में हमारे यहाँ लोगों के लिए केरोसिन ऑयल का बंदोबस्त इतना नहीं है जो पहले होता था। आजकल यहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी -15 है, तो कल 2 दिन पहले -21 तक भी टेम्परेचर गया था। अभी कहते हैं कि 21 दिसंबर के बाद ज़्यादा ठंड होगा। और पहाड़ों से उतरी ठंड ने उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में गलन वाली सर्दी बढ़ा दी है। इस कड़ी में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक लोग कांपने को मजबूर हो गए हैं। राजस्थान में ठंड किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फसलों पर बर्फ जम गई है और इसमें किसानों को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान में आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि पारा लुढ़कने का सिलसिला अभी जारी रहेगा। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए राजस्थान के कुछ जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि बेसहारा और गरीब लोगों को ठंड के सितम से बचाया जा सके। और पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा ने दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ा दी है। इस वजह से रविवार सुबह दिल्ली में इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली के लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री, जबकि पालम में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर शीतलहर की चपेट में है। कड़ाके की ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। So the chances is that from 21 night the temperature, minimum temperature will start rising. So next 2 days we have given the orange color alert for Rajasthan, Punjab and Haryana also. And temperature for Delhi also will rise from 21st night. और उत्तर प्रदेश में मथुरा के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को ठंड से बचाने के लिए पुजारियों ने उन्हें गर्म कपड़े पहना दिए। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से राज्य के कई जिले शीतलहर की चपेट में आ गए, जिसके बाद मंदिरों में भी देवी देवताओं को ठंड से बचाने की तैयारियां शुरू हो गईं। राधा वल्लभ मंदिर में पुजारियों ने कृष्ण की मूर्ति के सामने अंगीठी की भी व्यवस्था कर दी, ताकि ठिठुरन पैदा करने वाली ठंड से उन्हें बचाया जा सके। रजाई आता है, गद्दा आते हैं, साग सौंठ है, कौलसा की सिगड़ी आती है, लकड़ी जलती है। राधा राम रमण मंदिर में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। वहां भी कृष्ण को ठंड से बचाने के लिए उन्हीं कपड़ों का सहारा लिया गया। साथ ही भोग में मेवे को शामिल किया गया। मंदिर में पुजारियों ने तुलसी से लेकर दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को कपकपाने वाली ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना दिए। मंदिरों में मूर्तियों को गर्म कपड़ों से सजा देखकर श्रद्धालुओं ने भी अपने घर में मौजूद मूर्तियों को गर्म कपड़े पहना दिए। आरएसएस ने अमृतसर में हुई बेअदबी की कोशिश की निंदा की। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश करने के मामले में आरएसएस ने एक बयान जारी किया। आरएसएस ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे एक साजिश बताया। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो वहां करीब 1550 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। केरल के आलपुषा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हुई हत्या पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। संबित पात्रा ने ट्वीट कर वहां की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हत्या के बाद आलपुषा में धारा 144 लगा दी गई। पंजाब में भले ही ड्रग्स और नशे का मुद्दा इस चुनाव में भी गर्म हो, लेकिन तरन तारण के कई गाँव के लिए ये कोई मुद्दा नहीं,
क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तरन तारण जिले के 11 गाँव को नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है। ये हमारा जो नशा पहले भी बहुत कम था, लेकिन अब वो हमारा जो गांव है बिल्कुल नशा मुक्त है। इन गाँव के लोगों ने बताया कि उनके गाँव में ड्रग्स की कोई समस्या नहीं और अब उनके लिए पलायन और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के युवा हैं, ये सारा पंजाब छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। फिलीपींस में आए एक भीषण तूफान ने वहां तबाही मचा दी। इस तूफान की चपेट में आने से अब तक 208 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लाख लोग बेघर हो गए हैं। राय नाम का ये तूफान बृहस्पतिवार को फिलीपींस के तट से टकराया था, जिसने इतनी तबाही मचाई कि वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। भारी बारिश के बीच चली तेज हवाओं ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के रास्ते में जो कुछ भी आया तबाह हो गया। सामने आई तस्वीरों में वहां घरों की छतें उखड़ती हुई दिखी। लकड़ी और टिन के बने घर को पल भर में तहस नहस कर दिया गया। तूफान इतना ताकतवर था कि उसके गुजरने के कई दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो सके। कई इलाके पानी में डूब गए, ज्यादातर इलाकों का संपर्क कट गया, बिजली की सप्लाई ठप हो गई और लोगों के पास खाने पीने का सामान तक नहीं बचा। बताया गया कि करीब 7.5 लाख लोग इस तूफान की चपेट में आए, जिनमें 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। इस तबाही के बाद बचाव दल भी राहत बचाव के काम में जुट गए हैं। हालांकि वहां की सरकार ने मरने वालों की तादाद और बढ़ने की आशंका जताई है। और बिहार के बगहा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और बताया गया कि पुलिस ने कुछ रोज पहले ही एक ट्रक को पकड़ा था, जिसमें उसे हजारों लीटर शराब मिली थी, जिसे एक खाली जगह पर ले जाकर पुलिस ने उत्पाद विभाग के अफसरों की निगरानी में नष्ट कर दिया। ट्रक से एक एक कर शराब की बोतलों से भरे डिब्बे और बोरियां उतारी गई, जिन्हें पुलिस वालों ने एक गड्ढे में फेंक कर बर्बाद कर दिया। लगभग 6,500 लीटर शराब है, देसी प्लस विदेशी मिला करके। इससे पहले उस जगह पर खुदाई करने वाली एक मशीन से गड्ढा खोदा गया और जब उसमें जब्त की गई शराब की सभी बोतलें फेंक दी गई, तो उसके बाद उसी मशीन की मदद से उन्हें चकनाचूर कर दिया गया। विवादास्पद बयान पर जीतन राम मांझी घिर गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समुदाय पर दिए एक विवादास्पद बयान पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। मांझी का ये बयान सामने आते ही विरोधियों ने उनको निशाने पर ले लिया। मांझी जी ने ब्राह्मण जाति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन विवाद बढ़ता देख जीतन राम मांझी ने अपने बयान पर सफाई देने में भी देर नहीं लगाई। हम अपने समाज के लिए का शब्द यूज किया था, हम पंडित जी के लिए यूज नहीं किया था। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक चुनावी सभा की, जहां उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। 13 साल आप लोगों ने बीजेपी को दे दिए, 12 साल आप लोगों ने कांग्रेस को दे दिए, 5 साल हमको भी दे दो। मुंबई के अक्सा बीच पर लहरों की चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 6 लड़के जख्मी हो गए। ये सभी लड़के कार में सवार होकर जन्मदिन की पार्टी मनाने वहां पहुंचे थे। गाड़ी पलटी हो गया, उसमें युवक की जान गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। एक दिन पहले वहां बेअदबी की कोशिश की गई थी, जिसके बाद आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहली बार बड़े पैमाने पर देविका नदी की आरती की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद रहे। जिस यात्रा पर मोदी जी के नेतृत्व में देश निकल पड़ा है, उधमपुर आज पूरी तरह से उसका हिस्सा बन चुका है। चुनाव से पहले उत्तराखंड के 3 जिलों में शराबबंदी की मांग तेज हो गई। ये वो जिले हैं जहां पवित्र 4 धाम स्थापित हैं और यहाँ के लोगों की मांग है कि इन धामों के आसपास शराब के बेचने पर रोक लगा दी जाए। उत्तराखंड के 3 जिलों से चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी से शराबबंदी बंद हो, ये मांग लगातार प्रबल होती जा रही है। विपक्ष में मौजूद कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया कि अगर वो सत्ता में आए तो प्रदेश में आंशिक शराबबंदी लागू की जाएगी। और पर हम लगातार सत्ता में आएंगे तो शराब की दुकानों को संख्या को घटाएंगे। हालांकि बीजेपी ने साफ कहने की बजाय अवैध शराब की रोकथाम का दावा किया। अवैध रूप से शराब आए उस पर भी कड़ा प्रतिबंध लगे। हमेशा से इसी पक्ष सरकार का भी रहा और पार्टी का भी।
और बिहार के गोपालगंज से दिल दिला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि छेड़खानी की शिकायत टीचर से करने से नाराज आरोपी ने स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौट रही छात्रा को बीच रास्ते में रोक लिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें अपनी सहेलियों के साथ जा रही छात्रा पर आरोपी चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता हुआ दिखा। जो फुटेज सामने आई उसमें वो लड़की अपनी 2 सहेलियों के साथ सामने से आती दिखी, जिस पर अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़े आरोपी ने चाकू से कई वार किए। हमला होता देख उस लड़की की दोनों सहेलियां वहां से भाग गई और आरोपी के एक दोस्त ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उसकी एक नहीं सुनी। इतने में उस लड़की के परिवार वाले वहां पहुंच गए, जिन्होंने कुछ लोगों की मदद से आरोपी को रोका। कहाँ पे चाकू मारा वो जगह। अच्छा, स्कूल से आप पढ़ के आ रही थी? इस हमले में छात्रा बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसे एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में छात्रा के घर वालों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। पंजाब के अमृतसर के बाद कपूरथला में भी बेअदबी की कोशिश का मामला सामने आया। वहां निजामपुर गांव के गुरुद्वारे के लोगों ने बेअदबी के आरोप में एक लड़के को पकड़ा और उसकी डंडे से जमकर पिटाई की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि आरोपी से पूछताछ करते हुए एक आदमी ने उसकी जमकर खबर ली। आरोपी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उस शख्स ने पिटाई बंद नहीं की और अगले ही पल इस वीडियो में कुछ और लोग भी दिखाई दिए, जिनमें एक शख्स ने बताया कि आरोपी सुबह 4 बजे गुरुद्वारे में दाखिल हुआ और आरोप है कि उसने निशान साहिब से छेड़छाड़ की कोशिश की। जो अपने आप को दिल्ली तो भेजिया दस रहा है भी मैनू पैसे दे के बेअदबी करने वास्ते भेजिया है। इस बात की जानकारी गुरुद्वारे के लोगों ने पुलिस को दी, जिसने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। बेअदबी की कोशिश की 2 घटनाएं सामने आते ही राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और अधिकारियों के साथ बैठक कर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में क्रिसमस का जश्न अभी से शुरू हो गया है। वहां सेंटा क्लॉस बेहद खास अंदाज में बच्चों के पास पहुंचे और उनके साथ फोटो खिंचवाई। कोरोना की मार झेल चुके ब्राजील में इस बार क्रिसमस को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में सेंटा बच्चों से मिलने पहुंचे। सेंटा के स्वागत के लिए वहां काफी तैयारियां भी की गईं। सेंटा के लिए केबल कार को खास तरह से तैयार किया गया। सेंटा भी बर्फ में चलाई जाने वाली स्लेज गाड़ी की तरह दिखने वाली इस केबल कार से नीचे उतरे। सेंटा को पहाड़ से उतरता देख नीचे मौजूद बच्चे खुशी से झूमने लगे। उनके स्वागत में ये बच्चे काफी देर से वहां मौजूद थे। जैसे ही सेंटा क्लॉस नीचे पहुंचे, बच्चों ने उन्हें घेर लिया। सेंटा ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई और उनसे बातें की। रियो डी जेनेरो की ये जगह पूरी दुनिया में टूरिज्म के लिए मशहूर है और इस दिन के लिए वहां खास तैयारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लिया और गोवा को कई बड़ी सौगात भी दी। गोवा को 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों के शासन से आजादी मिली थी और वो भारत का हिस्सा बना था। जिसके 60 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गोवा पहुंचे। वहां उनके सामने फ्लाई पास्ट और नावों की परेड का प्रदर्शन किया गया। यानी भारत की सेना ने आसमान के साथ समंदर में भी अपना दम दिखाया। सबसे पहले वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर तिरंगा लहराते हुए वहां से गुजरे। इसके बाद कई दूसरे हेलीकॉप्टरों और विमानों ने उड़ान भरी। इनमें लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, लेकिन समंदर के ठीक ऊपर से गुजरने वाले MiG-29 लड़ाकू विमानों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। आसमान में दम दिखाने के बाद समंदर में भी शक्ति प्रदर्शन किया गया। कोस्ट गार्ड और नेवी के जहाज एक के बाद एक प्रधानमंत्री के सामने से गुजरे और उन्हें सलामी दी। नेवी के मरीन कमांडो भी इस परेड का हिस्सा बने। लेकिन इस समारोह में सिर्फ ताकत नहीं दिखाई गई, तकनीक और तरक्की की तस्वीर भी पेश की गई। गोवा के टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स की झांकी का भी प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें नाव के सहारे उड़ने वाले पैराशूट की सवारी से लेकर जेट स्की तक देखने को मिली। लहरों की सवारी करने वाले एक स्टंट मैन का करतब देख तो प्रधानमंत्री भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सके। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी तादाद में भी लोग इकट्ठा हुए, जिन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पणजी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वहां से वो आजाद मैदान पहुंचे। पीएम ने इस दौरान गोवा की आजादी के अभियान में शामिल होने वाले सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां से वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये स्टेडियम पहले से ही खचाखच भरा हुआ था, जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गोवा को कई सौगातें दी और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान गोवा को भारत के सबसे अच्छे राज्यों में एक बताया और वहां की सरकार की जमकर तारीफ की। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है, गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। स्टेडियम में ऑपरेशन विजय में शामिल होने वाले सेना के कई जवान और गोवा की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी मौजूद थे, जिन्हें सम्मानित किया गया। और यूपी के फर्रुखाबाद में सियासी मंच नेताओं का